हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। और मैं भी अच्छी हूँ और आप भी अच्छे हैं क्योंकि सिलेबस अच्छे से चल रहा है। तो आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं क्या, वही हमारा चैप्टर नंबर 9 जो कि है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। और उसका आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 5। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है जैसा कि मैं हर बार कहती आ रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको ये यहीं का यहीं लर्न हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इंट्रोडक्शन जो भी हमें पढ़ना था इस चैप्टर फ्लो में वो तो हम देख ही रहे हैं। आज की बात कर लेते हैं लेक्चर फ्लो की। तो लेक्चर फ्लो में आज हम मधुमक्खी पालन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसे एपीकल्चर कहते हैं। उसके बाद हम मधुमक्खी पालन के लाभ पढ़ेंगे। फिर हमें पढ़ना है कि मधुमक्खी की क्या क्या प्रजातियां हैं हमारे पास, इंडियन और फॉरेन। ठीक है, देश विदेश सब घूमेंगे। और उसके बाद सफल मधुमक्खी पालन के लिए जो महत्वपूर्ण बिंदु है कुछ वो पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि हम क्लास 12th में हैं और हमें ये सब चीजें क्लास 12th के हिसाब से ही पढ़नी है। फिर से किसी गाइड, किसी रेफरेंस बुक के बहकावे में ना आए, क्योंकि बहुत सारी चीजें वहां पे एक्स्ट्रा दे रखी है जो कि आपको ग्रेजुएशन में पढ़ाई जाएगी। आपको वही पढ़ना है जो एनसीईआरटी फॉलो करती है। थोड़ा बहुत जो बचता है एक्स्ट्रा, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, मैं आपको बता ही देती हूँ। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो मधुमक्खी पालन जिसको हम क्या कहते हैं, बी कीपिंग कहते हैं। और इसी को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में जो टर्म है वो है एपीकल्चर, क्योंकि मधुमक्खी का साइंटिफिक नेम जो है वो क्या है, एपिस। ठीक है, इसलिए वहां से बना है एपीकल्चर। बात करते हैं कि क्या है मधुमक्खी पालन। और इस चैप्टर में से जो पहला वाला था ब्रीडिंग वाला वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कोई ना कोई पालन जो है वो दिया हुआ है। कई साल, पिछले साल बोर्ड्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं 2 या 3 नंबर में पालन से रिलेटेड। और एकल प्रोटीन की हम बात कर चुके हैं कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो व्यावसायिक स्तर पर शहद के उत्पादन हेतु मधुमक्खियों का कृत्रिम छत्तों में पालन या छत्तों का रखरखाव, जो भी आप कहना चाहे, ही मधुमक्खी पालन या बी कीपिंग कहलाता है। ठीक है, आई बात समझ में। उसे ही हम क्या कहते हैं, मधुमक्खी पालन कहते हैं, आपसे पूछ लिया जाए। और इसी का जो वैज्ञानिक टर्म है वो क्या है, एपीकल्चर। ठीक है, ये दोनों आपको ध्यान रखनी है कि क्या है, मधुमक्खियों को शहद के लिए पालना, उनके शहद जब निकलता है उनकी रेयरिंग करना, मतलब उनको रख रखाव करना, उनका प्रजनन करवाना, ये सभी आ जाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि मधुमक्खी एक सामाजिक प्राणी के अंतर्गत आती है, यानी कि उसके 3 तरह के जो मेंबर हैं वो हमें जनरली देखने को मिलते हैं। क्वीन, ड्रोन जिसको हम जो कहते हैं भाई नर भी हैं, और वर्कर्स। ठीक है, तो इन तीनों का रखरखाव करना, क्योंकि ये तीनों ही हमारे लिए जरूरी है। इनमें से एक को भी अगर आप स्किप कर गए तो फिर आपका मधुमक्खी पालन जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। क्या किया जाता है इनमें कि बड़े बड़े गार्डन में, और अब मैं घरों नहीं बोलूंगी क्योंकि घर में आप नहीं कर सकते। पता चला आपके घर में आपने छत्ता लगा दिया तो दिन भर आप भागते रहेंगे मधुमक्खियों की तरह। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपके पास जब बड़ा सा गार्डन हो, ऐसा भी नहीं कि घर के बाहर छोटा सा 1 कमरे जितना गार्डन है वहां पे आपने आर्टिफिशियल मधुमक्खी का छत्ता लगा रखा है। तो कुछ आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम छत्ते होते हैं जिनको बनाया जाता है, और वो इस तरह से बनाया जाता है कि मधुमक्खियां उन पर अट्रैक्ट होती है। जैसे कि उनमें मधुमक्खी के सलाइवा या शहद को थोड़ा डाला जाता है, मकरंद डाला जाता है। ठीक है, नेक्टर जिसको मधुमक्खियां पीती हैं, फूलों का रस, वो डाल के आर्टिफिशियल छत्ते बनाए जाते हैं, है ना। और वैसे बनाए जाते हैं, बिल्कुल रियल लगते हैं वो, कुछ इस तरह से। ये देखिए, आप नहीं बता सकते कि ये रियल है या आर्टिफिशियल है। तो इनमें कुछ स्प्रे वगैरह किया जाता है जिससे मधुमक्खियां जो है वो समझती हैं कि ये हमारा छत्ता है ना। फिरोमोन्स डाले जाते हैं, उनका जो नेक्टर है वो डाला जाता है। और अधिकतर छत्तों का निर्माण जो है वो गार्डन टाइप की एरिया में किए जाते हैं, जहां पे बहुत सारे फूल वगैरह हो, है ना। बंजर जमीन पे आप बीच में छत्ता लाके लगा दोगे तो ना हो पाएगा। ठीक, तो आपको प्राकृतिक रूप से ये करना है ना। कई बच्चे सोचते हैं मैम ऐसे कैसे मधुमक्खी आ जाती है, तो भाई उसके लिए जो है क्या करा जाता है, छतों पे कुछ ना कुछ ऐसा स्प्रे किया जाता है, गार्डन एरिया में ऐसे फूलों को उगाया जाता है जिससे मधुमक्खियां जल्दी आए।
जिनको मधुमक्खियां पसंद करती हैं, फेवरेट हैं जो उनके, तो फिर मधुमक्खियां इन पर आती है, रहती है, प्रजनन करती है, इनका प्रॉपरली रखरखाव किया जाता है, इन्हें खाने के लिए वही फूल आसपास है ही तो नेक्टर तो पी ही लेंगी, वही इनका खाना है, ठीक है। तो उनको प्रदान की जाती है चीजें। अभी मैं आपको एक छत्ते का, आर्टिफिशियल छत्ते का फोटोग्राफ बताऊंगी। छोटे भी होते हैं कुछ इस तरह के, लेकिन जो हम कह सकते हैं बिजनेस टाइप के जो छत्ते होते हैं उसका मैं आपको बताऊंगी। आपको ड्रॉ नहीं करना है क्योंकि वही आपके सिलेबस में उसको कहीं ड्रॉ नहीं किया हुआ है, लेकिन अगर ऐसा हो कि एग्जाम में आपको टाइम मिल जाए तो आप उसे ड्रॉ करिए, आपका इंप्रेशन जो है वो अच्छा बनेगा, ठीक है। बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें हमें टाइम के साथ मैनेज करनी होती है कि टाइम मिला, मुझे लगता है कि नहीं मेरे पास टाइम है तो मैं एक्स्ट्रा लिख सकती हूँ, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है पेपर ही छूटने वाला है तो वो कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए जो आपके सिलेबस में भी नहीं है, उस एक्स्ट्रा के चक्कर में आप रियल जो है आपका सिलेबस से जुड़े हुए सवाल ना छोड़ दे। ये आपको मैनेज करके चलना है, अपनी स्पीड बढ़ा के चलनी है, जो बोर्ड में स्पेशली अटेम्प्ट करेंगे एग्जाम, ठीक है। चलिए, तो इस तरह के छत्ते रखे जाते हैं और मधुमक्खियां उन पर आती है, शहद डालती है, फिर उनमें से शहद को निकाल लिया जाता है और बी वैक्स निकाल लिया जाता है। बी वैक्स यानी कि मोम, ठीक है, दोनों के लिए ही पालन किया जाता है। भारत में यह एक प्राचीन काल से चला आ रहा कुटीर उद्योग है। कुटीर उद्योग क्या होता है बेटा? कुटीर उद्योग होता है जो छोटे तौर पर किया जाता है, लघु उद्योग भी कहते हैं। और दूसरा एक जो है कुटीर उद्योग का सबसे बड़ा एडवांटेज, जिसको कॉटेज इंडस्ट्री भी कहते हैं, इसका क्या मतलब है कि कम लागत, कम श्रम में, श्रम का मतलब कार्य, ठीक है, कम लागत और कम श्रम में काम हो जाए तो उसको हम बोलते हैं कुटीर उद्योग या कॉटेज इंडस्ट्री। ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि भाई मधुमक्खी पालनी है, डायनासोर तो पालने नहीं है, गाय भैंसे तो पालनी नहीं है, मधुमक्खी को पालने के लिए कितने आदमी लगेंगे? एक से काम हो जाएगा भाई, उनको देख रेख की तो करनी है ना। ज्यादा से ज्यादा आपके पास 50 छत्ते हैं तो 3 आदमी लगा दो, ठीक है। तो कम लागत कम श्रम लगेगा, मतलब कि आपको मेहनत कम करनी पड़ी है। आपने सिर्फ छत्ता लगा दिया, मधुमक्खी अपने आप आ रही है, शहद दे रही है, आप उसका शहद जो है वो निकाल रहे हो, प्लस लागत भी कम है। एक क्या करना है आपको, आपके पास अगर एरिया है ऑलरेडी तो वहां पे पौधे उगाने है ना, और मधुमक्खी का छत्ता ही तो बनाना है। ज्यादा कोई इसमें क्या नहीं है, कोई मशीनरी या कोई बड़ा सा ऐसे आपको बिजनेस एम्पायर खड़ा करने की जरूरत नहीं है इसको करने के लिए, तो बहुत छोटे तौर पे हो जाता है। इसीलिए ये क्या है, कुटीर उद्योग है और पुराने समय से ऐसा किया जा रहा है ना। मधुमक्खी से छत्ते से हम शहद तो निकालते ही है भाई। आजकल हम मान ले कि चलो कृत्रिम छत्ते बनना आप शुरू हुए, लेकिन आर्टिफिशियल छत्ते नहीं भी बनते थे तो क्या शहद नहीं आता था? प्राचीन काल से शहद को लिया जा रहा है। जब मधुमक्खी अपना छत्ता छोड़ देती है तो फिर हम उसको नीचो के टुकड़े कर करके उसका क्या निकाल लेते हैं, शहद निकाल लेते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, मधुमक्खियां छत्ता क्यों छोड़ती हैं, है ना। सवाल बड़ा गहरा है, ठीक है। तो अगर मधुमक्खी के जीवन को कभी आपने पढ़ा हो, लाइफ साइकिल को, पता नहीं आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है या नहीं तो होगा आगे जाके, कि मधुमक्खियां जो हैं वो कभी भी एक परमानेंट छत्ते पे नहीं रहती है ना, वहां रहती है, जनन करती है। उनका एक वर्ड आता है स्वामिंग, ठीक है, जिसको कहते हैं स्वामिंग करना। स्वामिंग करना क्या है कि मधुमक्खियां अपना जो पूरा ग्रुप रहता है ना, वो एक पर्टिकुलर छत्ते पर रहते हैं कुछ महीने, फिर उस छत्ते को छोड़ के किसी दूसरी जगह चले जाते हैं। और शायद ये आपने देखा भी हो, अभी कुछ दिन पहले ही जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे खेत खलियानी है, ज़्यादा प्लॉट वगैरह खाली है, तो वहाँ पे मधुमक्खियों का ऐसा झुंड जो है वो आसमान में जा रहा था। हम छत पे थे, भाग कर नीचे आए और जो गाड़ी ले जाने वाले थे वो भी गाड़ी छोड़कर नीचे बैठ गए, क्योंकि मधुमक्खियां ऊपर से जा रही थी। वो होती है स्वामिंग, वो अपना छत्ता छोड़ के पूरे ग्रुप को लेके किसी दूसरे छत्ते पर चली जाती है ना। ऐसा तब भी होता है जब उनकी रानी मर जाती है या रानी चेंज करनी होती है उन्हें, क्योंकि आपको पता है, हमने पढ़ा है कि रानी एक स्पेशल टाइप के हार्मोन का सिक्रीशन करती है, जिसकी वजह से सारे वर्कर्स और ड्रोन उसके अंडर में रहते हैं। अगर वो रानी मर गई तो उसके फिरोमोन्स उस छत्ते पे रहते हैं और दूसरी रानी अपना राज वहां पे जो है शासन नहीं चला पाती, राज नहीं कर पाती, तो इसीलिए उनको छत्ता बदलना भी पड़ता है। और प्रजनन के लिए भी वो ऐसा करते हैं, जिसको हम स्वामिंग कहते हैं, ठीक है। तो स्वामिंग करते हैं तो वो छत्ता छोड़ देते हैं, उसके बाद उस छत्ते में से क्या निकाल लिया जाता है, शहद और मोम निकाल लिया जाता है, वैक्स निकाल लिया जाता है, ठीक है। कहानी आपको समझ आ गई होगी। मधुमक्खी पालन के लाभ क्या है?
दो तो बता ही दिए हैं, वही लाभ है, और क्या करना है हमें, उन डंक तो मरवाने नहीं है उनसे। ठीक है, चलिए एडवांटेज देख लेते हैं। मधुमक्खी पालन, देखो मैंने कहा है मनुष्य क्या है, बहुत ही बताया ही है कि बहुत लालची है, बिना एडवांटेज के कोई काम तो करता नहीं है, तो कुछ ना कुछ एडवांटेज तो हमें है ही। मधुमक्खी पालन से हमें मुख्यतः शहद व बी वैक्स अर्थात मोम भी प्राप्त होता है, यही दो है चीजें, और इन्हीं के लिए, उसमें भी शहद से ज्यादा तो मैं कहूंगी कि बी वैक्स जो है वो बहुत काम आता है, मोम जो है वो बहुत काम आता है। ठीक है, क्यों काम आता है, ये जितने भी आप क्रीम व्रीम चौपड़ते हो मुंह पे, है ना, पॉलिश करते हो शूज पे, पॉलिशिंग की जहाँ पे भी बात आती है वहाँ पे बी वैक्स का काम होता है। कॉस्मेटिक्स में, है ना, सौंदर्य प्रसाधन के जितने भी आपके ये हैं उनमें वैक्स बहुत काम आता है। पॉलिश के, फर्नीचर की पॉलिश हो चाहे शू पॉलिश हो, बहुत सी जगहों पे। और कैंडल, नॉर्मल मोम तो आपने देखा ही है ना, जो जलाते हैं आजकल तो भी पार्टियों में भी कैंडल जो है, कैंडल लाइट डिनर। उसके बाद शहद, शहद अपने आप में एक जो बोलते हैं कि पोषक तत्व है। ठीक है, तो इन दो के लिए किया जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं शहद की, यानी कि हनी की। ठीक है, ये यो हनी सिंह नहीं है, ये हनी है। उच्च पोषक तत्व का आहार है। क्या है भाई, ये शहद जो है वो उच्च पोषक तत्व, उच्च पोषक महत्व का आहार है। इसमें विभिन्न प्रकार की शर्कराएं यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स विभिन्न प्रकार की, जैसे कि लेबुलोज, डेक्सट्रोज व माल्टेस या माल्टोज जिसको आप कहते हैं, के अलावा अनेक एंजाइम, खनिज व विटामिन पाए जाते हैं। ठीक है, आजकल तो फिर से हम जो है वो दवाइयों को छोड़ के आयुर्वेदिक चीज़ों की तरफ आ रहे हैं, और शहद बोलते हैं कि आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है ना। रोज सुबह सुना ही होगा आपने, जो ज्ञान बांटते हैं यूट्यूब पे कि भाई गर्म पानी में शहद घोल के पियो तो पेट जो है वो कम हो जाता है ना, ऐसी कुछ चीज़ें। लेकिन कि कॉन्सेप्ट भले कुछ भी हो, लेकिन शहद अपने आप में बहुत न्यूट्रिटिव है, और मैं भी शहद मतलब चम्मच से खाती हूँ, पानी में घुल घुल के तो नहीं पीती। बहुत अच्छा होता है, टेस्टी होता है। आजकल के बच्चे को पसंद कहाँ आती है अच्छी चीज़ें, है ना। मैं तो खाती हूँ, जब मुझे दिख जाता है कहीं रख पड़ा हुआ, मेरा ही घर है हालांकि, मुझे दिख ही जाता है तो मैं 1-2 चम्मच ऐसे खा लेती हूँ। बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए। ठीक है, और वैसे मैंने आपको बताई है, मेरी स्किन को देख के आपको पता चल ही रहा होगा कि 250 साल हो गए हैं मुझे, लेकिन मैं अभी भी आपको 25-30 की लगती होगी, है ना। तो 250 सालों की जो ये स्किन है उसका राज है ये शहद। ठीक है, लोग तो चौपड़ते भी हैं इसको, मतलब लेपते भी हैं, वो मैं काम नहीं करती भाई, मैं चेहरे पे कुछ नहीं लगाती। ठीक है, चलिए, तो शहद बहुत न्यूट्रिटिव है, इसमें इतनी सारी प्रकार की कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम है, खनिज है और विटामिन है, और वो भी नेचुरल, प्राकृतिक है भाई, कोई मिलावट नहीं है इसमें। मिलावट तो अब देखो बेचने वाले कर दें वो बात अलग है, लेकिन एक हम गोलियों से वो चीज़ खाएं, है ना, मेडिसिन से, और एक नेचुरली प्रोडक्ट से खाएं तो फर्क तो पड़ता ही है। आ जाओ अभी औषधि की देशी प्रणाली जिसको हम आयुर्वेद कहते हैं, जिसकी मैं अभी बात कर रही थी, में भी शहद का व्यापक प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपने पढ़ाई है, एड्स वगैरह देखे ही हैं कि हर चीज़ में आजकल जो है शहद डाल देते हैं। विक्स है तो वो भी शहद के फ्लेवर में आ रही है। ठीक है, कोई बटर है वो भी शहद के फ्लेवर में आ रहा है, कॉर्नफ्लेक्स है वो भी शहद के फ्लेवर में आ रहा है, क्योंकि शहद बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, और मेरा मानना तो है ये सब छोड़ो, नॉर्मल 1 चम्मच दिन में खा लिया करो खाली पेट, बस मस्त है। ठीक है, चलिए आ जाइए, बात करते हैं केक, आइसक्रीम व अन्य खाद्य पदार्थों के साथ प्रयोग किए जाने के कारण शहद की बढ़ती मांग ने मधुमक्खियों को बड़े पैमाने पर पालने के लिए बाध्य किया है। पहले देखो शहद हम क्या खाते थे, एज अ दवाई की फॉर्म में खाते थे, या देखो कोई भी चीज़ की इंपॉर्टेंट बढ़ जाती है ना तो वो चीज़ महंगी हो जाती है और बहुत ज़्यादा बिकने लग जाती है। जैसे कि आजकल आप वो सुनते होंगे ओट्स, है ना, हर टीवी के दूसरे ऐड में ये आता है कि ओट्स खाओ और वजन घटाओ, और ये अरे पुराने जमाने में लोग ओट्स खाते आ रहे हैं, लेकिन तब ओट्स को कोई पूछता भी नहीं था। अभी थोड़े 2 साल के हम पहले की बात करें तो, लेकिन जब से ये ऐड आना शुरू है ना, ओट्स खाते हैं तो भाई ये अच्छा है बॉडी के लिए और फैट नहीं है, उसके बाद ओट्स के दाम ऐसे बढ़ने लग गए जैसे मान लो सोना ही खरीद के दे रहे हो। तो ये फैक्ट है। बाकी अगर प्राचीन आयुर्वेद की बात करें तो हमें सब ये पता है, शहद की वैल्यू हमें पता है। भारत में तो पुराने जमाने से ओट्स जो है पहले भी खाए जाते थे, है ना, जिसको हम वो जो ओट्स आपने देखे होंगे आजकल वो अलग अलग पैकेट में आते हैं, पहले तो भाई ऐसे ही बिकते थे, उनको कोई पूछता भी नहीं था। लेकिन आज देखो
उनकी वैल्यू बढ़ी हुई है। कॉर्नफ्लेक्स, मक्की तो है भाई, है क्या, मक्की कोई तो ऐसे चपटा कर करके कॉर्नफ्लेक्स बनाए, पहले उनको कोई पूछता भी नहीं था, आज देखो कॉर्नफ्लेक्स खाएंगे, है ना। तो ये चीज है कि भाई जैसे जैसे इनका उपयोग होने लगा शहद का, कहाँ कहाँ, केक में, मैंने जैसे कि कहा हर चीज में आजकल फ्लेवर डालने लग गए, है ना, आइसक्रीम शहद वाली, केक शहद वाला। तो इस तरह से इन खाद्य उत्पादों की जो मांग बढ़ रही है, उस हिसाब से फिर हमें क्या करना पड़ा, मधुमक्खी पालन का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि हर कोई जो है जंगल में जाके मधुमक्खी के छत्ते को तोड़ के खतरा मोल लेके तो आएगा नहीं। तो हमने ये सोचा कि हम क्या कर लें, आर्टिफिशियली इसको कर ले। अब आप बोलेंगे आर्टिफिशियली कैसे करते हैं, तो आर्टिफिशियली भी होता वही है, उसमें क्या है, बॉक्स बने हुए होते हैं, वो शहद बनता है, फिर अभी मैं आपको बताऊंगी। तो ऐसी ट्रे होती है छत्ते की, वो छत्ते की ट्रे में जैसे मैंने कहा मधुमक्खियां स्वार्मिंग करती है ना, तो जब वो उस छत्ते को छोड़ के किसी दूसरे छत्ते पे जाती है तो फिर वहां से वो ट्रे को निकाल कर क्या कर लिया जाता है, शहद निकाल लिया जाता है ना। नेचुरली बहुत कुछ होता है, ऐसा नहीं कि वो आज शहद निकालना है, वो मधुमक्खियों को उड़ा रहे, चलो उड़ो 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 चलो, जैसे कि उनकी पाली हुई है, ऐसा नहीं होता है ना। वहां पे भी हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, और एक छत्ते से कुछ नहीं होगा, बहुत सारे जो है आपको छत्ते बनाने पड़ेंगे, ठीक है। मोम या बी वैक्स जिसे हम कहते हैं, इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के सौंदर्य प्रसाधनों, जैसे कि मैंने कहा कॉस्मेटिक्स में किया जाता है, मतलब ये क्रीम, लोशन, और इनको बनाने में जो है जहाँ पे भी आपको लगता है कोई स्मूथ चीज़ की ज़रूरत है, कोई सॉलिड चीज़ की ज़रूरत है, जैसे कि क्रीम है ना, खाने वाला नहीं, वो चौपड़ने वाला, वो कैसा जमा हुआ सा आता है, सेट, एकदम सेट आता है। जेल है जैसे, है ना, बालों में लगाने वाले जेल, उनको सेट कैसे करें, ठीक है। आजकल तो वैसे बहुत सारे अगार अगार है ना, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वैक्स का जो है वो कॉस्मेटिक्स की फॉर्म में ज्यादातर यूज किया जाए, इसीलिए वो बाल जो है वो ऐसे छोगे जैसे खड़े के खड़े रहते हैं, है ना, जैसे कि उनको करंट लग गया हो। पॉलिश, ये मैंने आपको बताया था, शू पॉलिश वगैरह में, फर्नीचर की पॉलिश में जो है इसको उपयोग किया जाता है। सूरजमुखी, सरसों जैसी फसल या फलों के बाग में मधुमक्खियां पालन करने से फसल उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि होती है, जब क्योंकि मधुमक्खियां अच्छी परागण करता भी होती है, परागण करता भी हैं भैया, ठीक है। पॉलिनेटिंग जो है इनका क्या है, एजेंट है, या पॉलिनेटर्स हैं ऐसे भी बोल सकते हो, या पॉलिनेटिंग एजेंट है ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई कहा आप जो खेत लगा रहे हैं, ऐसा ही नहीं आपको सिर्फ शहद मिल रहा है, अगर आप सूरजमुखी, सरसों के जैसे खेतों में अगर आप मधुमक्खी पालन करेंगे बीच में वो लगा के, तो आपको उसमें फसल में भी फायदा होगा, यानी कि उनकी फसल भी अच्छी होंगी, फल भी अच्छे मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, क्योंकि मधुमक्खियां क्या होती है, इन कुछ पादपों की क्या होती है, परागण करता होती है, मतलब कि ये जो पोलन ग्रेन है हमारे पराग कण है, जो हमारे पराग कण है पोलन ग्रेन, उनको क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि एक पौधे से वर्तिकाग्र पे या स्त्री केसर पे ले जाने का काम करती है। तो भाई जब पॉलिनेशन अच्छा होगा तो फर्टिलाइजेशन अच्छा होगा, फर्टिलाइजेशन अच्छा होगा तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो फल है वो भी अच्छे बनेंगे, फसल आपकी अच्छी बनेगी ना, फल होगा तो बीज होगा। तो सरसों, सूरजमुखी, इनके खेतों के लिए भी मधुमक्खी पालन जो है वो बहुत ही क्या है, अच्छा है, ठीक है। मधुमक्खी के विष यानी कि बी वेनम जो है, यानी कि जो बी का विष है, टॉक्सिक मटेरियल जो है, आपको पता ही है मधुमक्खी बेचारी इतनी सिंसियर नहीं है, वो आपको काटती भी है, डंक मारती है, तो उसका जो टॉक्सिक है वो भी नुकसानदायक नहीं है, हालांकि आपको काटता है तब नुकसानदायक है, लेकिन मधुमक्खी के विष का प्रयोग कुछ रोगों के उपचार में भी किया जाता है, ठीक है, उपचार में किया जाता है। क्यों, क्योंकि उसका बी वैक्स है, उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो किसी दूसरे रोग के उपचार में काम आ सकते हैं। आपको तो हानिकारक ही है, क्योंकि वहां पे फिर वो एजेंट जो है, क्योंकि आपको पता है कि जो जो मधुमक्खी है उसका जो डंक होता है उसमें एसिड होता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ही क्या करती है, काटती है, ठीक है, आपको इरिटेशन होता है उसकी बॉडी में जाने से। तो वो मटेरियल निकाल के बाकी जो उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है उसका यूज हम कई बीमारियों के लिए या रोगों के लिए क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब है मधुमक्खी की प्रजातियां।
देखो इसमें मैं आपको 2-4 प्रजातियां बताने वाली हूँ, लेकिन आपको एक प्रजाति जो इंडिया वाली है उसको याद रखना है। बाकी आप थोड़ा सा भाई नॉलेज के हिसाब से मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या है, ठीक है। चलिए कौन कौन सी प्रजाति है उसके पहले कुछ देख लेते हैं हम। मधुमक्खी की अनेक प्रजातियों का पालन किया जाता है, जिसमें सर्वाधिक प्रमुख जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी कर रखा है, एपिस इंडिका, ठीक है। एपिस इंडिका जो है वो क्या है, एक भारतीय मधुमक्खी है। इसे सामान्य रूप से भारतीय मधुमक्खी कहा जाता है। इंडिया में अवेलेबल है, जो नॉर्मली आप देखते हैं। मधुमक्खियां बहुत टाइप की होती है, अगर आपने कभी नोटिस किया हो, एपिस मेलिफेरा, एपिस इंडिका, एपिस डॉर्सेटा, अभी नाम आएंगे। तो ये बहुत टाइप की है, लेकिन जनरली जो हम प्रयोग में लेते हैं वो कौन सी लेते हैं, इंडिका लेते हैं। भाई इंडिका ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये बहुत शांत मक्खी है, ज्यादा भड़कालू टाइप की मधुमक्खी नहीं है ना। मतलब कुछ मधुमक्खियां की स्पीशीज ऐसी होती है जिनको पालना बहुत डेंजरस होता है, वो भड़क जाती है, उनको हम पाल नहीं सकते। जैसे ये मधुमक्खी, आप इसके आसपास घूमेंगे या कोई आप इसका छत्ते का कोई पार्ट निकाल रहे हैं इसके छत्ते में से, आर्टिफिशियल छत्ते में से, तो ये इतनी भड़केगी नहीं। लेकिन कुछ मधुमक्खियां ऐसी होती हैं जो वही, उनको ऐसा लगता है पत्थर मार दिया आपने उनके छत्ते पे तो फिर आपको खा जाएंगी। हालांकि ये पूरा प्रोटेक्टिव वर्क है, पूरा ऐसे सूट पहन के किया जाता है। अभी मैं आपको फोटोग्राफ बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा। प्रोटेक्शन पूरी रखी जाती है। यह मक्खी आक्रामक नहीं होती, लेकिन इसकी उत्पादन क्षमता अधिक नहीं है, ठीक है। लेकिन क्योंकि पालना भाई ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको हम प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि ये आक्रामक नहीं है ना। जान बची तो लाखों पाए, वो वाला जो हिसाब है कि भले ही शहद कम दे रही है लेकिन इसको पालना थोड़ा सा इजी है। ऐसे ही जो है वो है एक डॉर्सेटा, जो अभी आएगी, वो भयंकर मक्खी है ना। वो क्या है, भड़कालू टाइप की मक्खी, भूत है उसके अंदर। वो बहुत ज्यादा और जल्दी क्या हो जाती है, क्रोध में आ जाती है, तो उससे हमें बचना है, उसको ज्यादा पाला नहीं जाता। हालांकि सभी प्रकार की मधुमक्खियां जो है वो शहद उत्पादन करती है, जैसे कि अभी आ रही है ये जो मैं नाम ले रही हूँ, एपिस डॉर्सेटा, ठीक है। ये बड़ी मक्खी है, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है। उसके बाद है एपिस फ्लोरी, सबसे छोटी मक्खी है, इसका साइज सबसे छोटा है। उसके बाद है एपिस मेलिफेरा, ये विदेशी है यानी कि एक्सोटिक है, और इसमें इटालियन बीबी कहा जाता है या इटालियन बीबी कहते हैं, ठीक है। ये फॉरेन में जनरली इनको भी उगाया जाता है, जिसमें से मैंने कहा कि ये थोड़ी डेंजरस होती है। ज्यादातर जो प्रायोरिटी है वो इसको दी जाती है फॉरेन की, अगर हम बात करें एपिस मेलिफेरा। इसका जो शहद है वो कहा जाता है कि काफी जो है अच्छा है। और लागत आपको याद तो नहीं रखनी है, लेकिन मैं जनरल आपको बता देती हूँ कि एक साल में कम से कम 40 से 60 केजी तक ये क्या कर सकती है, शहद उत्पादन कर सकती है। आपको लग रहा होगा बस, लेकिन ये बस नहीं है, ये बहुत है, ठीक है। 40 से 60 केजी तक साल भर में। चलिए मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन यद्यपि अपेक्षाकृत आसान है, परंतु इसके लिए विशेष प्रकार के ज्ञान कौशल की आवश्यकता होती है। कई सरकारी व गैर सरकारी संगठन मधुमक्खी पालन की शिक्षा कराते हैं, ठीक है। कई जगह, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, कई ऐसे इंस्टीट्यूट बने हुए हैं जहाँ पे मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग दी जाती है ना। ऐसा है नहीं कि मैम ने कहा मधुमक्खी पालन करो तो आज ही अपने घर के बाहर मधुमक्खियाँ पालना शुरू कर दो, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा जो यहाँ पे है, प्लस आपको कुछ ट्रेनिंग की जरूरत होती है जो आपको लेनी पड़ेगी। कि अगर मधुमक्खियाँ, मान लो आपने 20 छत्ते घर में लगा रखे, जब वो आक्रामक हो गई, भाई मधुमक्खी है उसमें समझ थोड़ी ना है, मान लो किसी वजह से वो भड़क गई तो उसको कैसे संभालना है, क्या सेफ्टी रखनी है, आपके साथ साथ आपके पास वालों को भी फुला देगी वो काट काट के। तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसी जगह पे उनको पालना होता है जहां आसपास रेसिडेंशियल एरिया नहीं हो, मतलब कोई फार्म हाउस है ना, आसपास घर नहीं हो, आप भले ही रहे वहाँ पे, है ना, आपको काटे कोई बात नहीं, दूसरों को नहीं काटनी चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों के हमें ध्यान रखने होते हैं, जिसके लिए आपको क्या दी जाती है, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। बात करते हैं सफल मधुमक्खी पालन के लिए निम्न बिंदु अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब महत्वपूर्ण बिंदु की बात कर लेते हैं, क्या क्या है हमारे पास। मधुमक्खियों की प्रकृति तथा स्वभाव का ज्ञान, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा कि एपिस इंडिका ही क्यों पाली जाती है, क्योंकि वो शांत स्वभाव की है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्पीशीज आप पाल रहे हैं उसका स्वभाव कैसा है, वो आक्रामक तो नहीं है, है ना, वो उसका जनन कब होता है, उसका जो है वो
ब्रीडिंग टाइम कब चलता है, ये सारी चीजों का आपको नॉलेज होना चाहिए। तो आप उसके अनुसार ही शहद निकालेंगे। पता चला वो उधर रिप्रोडक्शन कर रही है, आप जाके ला शहद दे दे, ऐसे करोगे तो फिर भड़केगी नहीं। उसका कोई स्वार्मिंग टाइम है, मतलब छत्ता बदलने का टाइम है या नहीं भी है, और आप चाहो कि नहीं चल उड़ यहाँ से छत्ता बदल, तो फिर वो गुस्सा तो करेगी। तो आपको क्या पता होना चाहिए, उसकी प्रकृति पता होनी चाहिए, उसका नेचर पता होना चाहिए, उसका स्वभाव पता होना चाहिए कि वो क्या खाती है, उसको क्या पसंद है ना, उसको गुलाबों का नेक्टर चाहिए या उसको सूरजमुखी का नेक्टर चाहिए, ये सारी आपको खासियत जो है वो पता होनी चाहिए। उसके साइकिल, लाइफ साइकिल के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि हमें पता है कि उसमें 3 तरह के जो है मेंबर है और वो कब क्या करते हैं, कौन सा मेंबर क्या काम करता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपको ये चीज़ पता नहीं है ना, आपने जो छत्ते में क्वीन ही क्वीन भर दी है, वर्कर्स लेके ही नहीं आए, तो शहद कौन लाएगा, क्योंकि शहद लाने का काम तो वर्कर्स करते हैं, है ना। या फिर आपने ड्रोन ही ड्रोन भर दिए अंदर, तो फिर कहाँ से शहद मिलेगा, क्योंकि ड्रोन अकेला तो कुछ कर नहीं सकता, है ना। निषेचन भी करना है, जनन भी करना है, तो भाई क्वीन की भी जरूरत है, वर्कर की भी और ड्रोन की भी। तो सब चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। मधुमक्खी के छत्तों को रखने के लिए उपयुक्त स्थान का चयन, जैसे कि मैंने कहा, ऐसा नहीं कि आपने घर के अंदर पाल ली, है ना, भड़क गई, आपको भी फुला दें और आसपास वालों को भी फुला दें। तो स्थान का आपको स्पेशली ध्यान रखना है और ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे फूल वगैरह या गार्डनिंग अच्छे से हो। ऐसा नहीं बंजर जमीन पे मधुमक्खी पालन कर रहे हो, क्योंकि भाई फूलों का रस कहाँ से लाएगी, वो तो ऐसी जगह रहेगी ना जहाँ उसको खाना अच्छी तरह से मिलता रहे। ऐसा तो नहीं है कि भाई इसने मेरे लिए छत्ता बना के रखा है, कोई बात नहीं, मैं 10 किलोमीटर जाके फूल का जूस पी के फिर यहाँ आके शहद बनाऊंगी, ऐसा नहीं है ना। वो ऐसे एरिया में ही अपने छत्ते बनाती है जहाँ पे उनको खाना पीना प्रॉपरली मिलता रहे, ठीक है। मक्खियों के समूह दल को पकड़ना व छत्ते में रखना। अच्छा, एक तो अपने आप मक्खी आ जाए, आपने बनाया, जैसे कि मैंने आपको तरीके बताए, कुछ आपने फिरोमोन्स डाल दिए या नेक्टर डाल दिया। एक मधुमक्खियों को पकड़ के भी लाया जाता है। कैसे कि भाई वहां गए जहाँ पे मधुमक्खियों का छत्ता है, वहां पे जाल वाल बिछाया जाता है, मधुमक्खियों को पकड़ा जाता है। कभी आपने मूवीज वगैरह में देखा, वो बड़े बड़े बैग ले जाते हैं, खुद तो पूरे सूट में रहते हैं, फिर वो पूरा के पूरा मधुमक्खी का छत्ता ही अंदर बंद कर लेते हैं और फिर जहाँ पे उन्होंने छत्ते बनाए वहां आके उसको छोड़ देते हैं। फिर कहाँ जाएगी, उनको जो छत्ते मिलेंगे उसी में जाएगी, ठीक है। तो पकड़ के भी लाया जाता है। विभिन्न मौसमों में छत्तों का प्रबंध, कि बारिश है, सर्दी है, गर्मी है, तो वहां पे आपको छत्तों का मैनेजमेंट करना है जो आपने बनाए हैं, ठीक है, या मधुमक्खी ने खुद ने भी बनाए हैं तो भी सही है। शहद मोम का एकत्रीकरण व रख रखाव, ठीक है। आपको क्या ध्यान रखना है कि जो शहद आप लेकर आ रहे हैं, मोम जो लेकर आ रहे हैं, उसका एकत्रीकरण कैसे करना है, ठीक है। उसको कहाँ रखना है जहाँ वो खराब नहीं हो, इस तरह से आपको साफ सफाई करनी है। भाई शहद से आप जो छत्ते से शहद निकालते हैं वो बिल्कुल वैसा नहीं होता जैसा आपके घर तक आ रहा है, उसमें छत्ते के टुकड़े भी होते हैं, कचरा भी होता है, साफ सफाई करनी पड़ती है, ठीक है। मधुमक्खियां सूर्यमुखी, सरसों, सेब तथा नाशपाती के फूलों में परागकणकर्ता का कार्य करती है। पुष्पीकरण के समय इनके छत्तों को खेतों बागों के बीच रखने से पौधों की परागण क्षमता बढ़ती है। किसान को बड़ी फसल के साथ साथ शहद की अतिरिक्त आय भी होती है। ये हम पढ़ चुके हैं थोड़ा सा, और आप 2-3 लाइन ऐड कर सकते हो कि इससे किसान को भी क्या होता है, फायदा होता है, ठीक है। मधुमक्खी के कृत्रिम छत्ते को एपियरी कहते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। जो हम बात कर रहे हैं कि कृत्रिम छत्ता क्या है, तो उसका आपको नाम ध्यान रखना है, उसको क्या बोलते हैं, एपियरी, ठीक है। और ये एपियरी सिंगुलर है और प्लूरल आप बताना चाहते हैं तो एपियरिस, ठीक, कहा जाता है। नोसेमा, ये भी आपको याद रखनी है, मधुमक्खी में होने वाली बीमारियां हैं ये। नोसेमा और सेप्टिसीमिया मधुमक्खी के प्रमुख रोग है। ये 2 इंपॉर्टेंट बातें आप स्टार लगा लें, जो शायद ऑब्जेक्टिव में, कंपटीशन एग्जाम में या बोर्ड में भी पूछी जा सकती हैं। अब आपको बता देते हैं भाई मधुमक्खी का छत्ता कैसा होता है, आर्टिफिशियल वाला। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, मैंने जैसे कि आपको कहा कि काफ़ी उसको पैक वैक करके मधुमक्खी पालन किया जाता है। ऐसे नहीं कि अब तो मधुमक्खियाँ मेरे साथ साल भर से ले रही है, उनकी तो मेरे से दोस्ती हो गई है, चलो ऐसे ही चल चलूँ, है ना, खतरनाक, डेंजरस। देख ही रहे हो आप संख्या, ये वो मधुमक्खी का छत्ता है और ये देखिए नीचे से ये जो है वो साफ सफाई कर रहा है, यहाँ पे मधुमक्खियाँ ही मधुमक्खियाँ, और ऐसे बहुत सारे हैं,
ठीक है। तो प्रॉपर जो है वो मास्क वास्क पहन के, सूट वूट पहन के जो है किया जाता है। और ये है वो आर्टिफिशियल मधुमक्खी का छत्ता। ज़्यादा आपको इसके बारे में लिखना नहीं है। इसमें क्या होते हैं, चैम्बर्स होते हैं, लकड़ी का बना होता है ये, और अंदर आप देख रहे हैं जालियाँ होती है, ऐसी अलग अलग डिजाइन की होती है, उसका काम है। तो भाई इसमें जो है वो आकर छत्ता बनाती है। अभी ये बना हुआ छत्ता नहीं है, ये तो कृत्रिम छत्ता है। मधुमक्खियां इसमें रहेगी और ये इसमें जो खाली जगह है वहां पे अपना छत्ता बनाएगी अपने आप से, क्योंकि भाई उसको पता है ये स्टील है, वो अपने घर को पहचानती है, ठीक है। तो वो छत्ता बनाती है और इसमें देखो चैम्बर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे देखो स्टैंड है नीचे वाला, फिर बॉटम ब्रॉड है, फिर उसके बाद जो है डीप सुपर है, उसके बाद एक्सक्लूजर है, फिर हनी सुपर है, फिर आउटर कवर, इनर कवर है। ये बीच के जो 3 चैम्बर है ये मेन है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक में तो मधुमक्खियां रहती है और जनन करती है, जो ब्रॉड वाला है ना, बोर्ड वाला सॉरी, ये जो बॉटम बोर्ड है इसमें क्या करती है, जनन करती है, रिप्रोडक्शन करती है, यहाँ पे जनन का काम होता है। फिर उससे ऊपर वाला जो होता है, जो बच्चे बड़े हो जाते हैं वो ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पोर्शन में। फिर उससे ऊपर वाला जो है वो हनी वाला होता है, ठीक है, क्योंकि भाई लेयर्स बनी होती है सब में, ऐसा नहीं कि एक पोर्शन में ही सब कुछ हो रहा है। जैसे यहाँ पे जनन की प्रक्रिया चल रही है, इधर जो है वो बड़ी हो रही है, रेयरिंग चल रही है, फिर नेक्स्ट वाले में वो जाती है, वो हनी वगैरह बनाती है, वैक्स वगैरह बनाती है। इस तरह से अलग अलग पोर्शन में अलग अलग काम होता है। जब आप ग्रेजुएशन में पढ़ोगे इसको तो आपको अच्छे से वहाँ पे डिटेल में लिखना पड़ेगा इसको, ठीक है। यहाँ देख ही रहे हो, ठीक। अब कुछ चीजें, शुद्ध शहद बहुत दिन तक रखा रहने पर क्रिस्टलीकृत हो जाता है। ये कई बच्चों को डाउट होता है और मेरे मन में भी बहुत टाइम तक था कि कई बार आपने देखा होगा कि शहद जो है वो पड़े पड़े ऐसा जम जाता है, चाशनी जैसा। कई लोगों का ऐसा मानना है कि वो वही अशुद्ध होता है क्योंकि उसमें शक्कर मिला देते हैं, और होता भी ऐसा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम जो शहद ला रहे हैं बाजार से वो असली है या नहीं, उसके बहुत सारे तरीके आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं, तो वो क्रिस्टलीकृत हो जाता है, ये नेचुरल बात है। अगर असली भी है तो वो क्या हो जाएगा, कुछ टाइम के बाद क्रिस्टलीकृत होता है क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसीलिए देखो, वैसे तो कहते हैं कि जितना पुराना शहद होता है उतना उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ती जाती है ना, ऐसा मैंने सुना है। साइंस इस बात को नहीं मानती है, ठीक है, चलिए, लेकिन ऐसा सुनते आए हम। और क्या होगा, वो पड़े पड़े ऐसे ठोस हो जाएगा, मतलब चाशनी की तरह क्रिस्टलाइज हो जाता है पड़े पड़े, इसका भी ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। शहद को गर्म करने पर उसके एंजाइम और कुछ औषधीय गुण समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। ये जो आपको ऑनलाइन रेसिपीज बताई जाती है ना कि मोटा पतला होने के लिए गर्म पानी में शहद मिलाओ या खाने में शहद डालो, तो खाने में या गर्म पानी में शहद डालने से उसकी वैल्यू कम हो रही है, ठीक है, क्योंकि हीट पाते ही शहद के जो एंजाइम्स हैं और जो औषधीय गुण है वो खत्म हो रहे हैं। अब आप शहद को गर्म करो या गर्म पानी में शहद डालो, बात तो एक ही। हाँ, नॉर्मल पानी चल जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल सा, लेकिन ऐसा नहीं आप, क्योंकि नॉर्मल पानी में शहद इजीली घुलेगा भी नहीं, ठंडे पानी में है ना, घुलता नहीं वो। फिर आप उसको ऐसे बड़ा उबाल के फिर शहद डाल रहे हो तो फिर उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यूज जो है वो खत्म हो जाएगी। नॉर्मल चलेगा, जिसको हम ल्यूकवार्म पानी कहते हैं, नमनमा पानी जिसको कहते हैं, उसमें चल जाएगा। खाने में आजकल बताते हैं कि भाई ये शहद वाली जो है वो रेसिपी बनाओ, उसमें वो गरम गरम में ही डाल देते हैं, तो इससे क्या होता है भाई, शहद की वैल्यू जो है वो खत्म हो जाती है, मतलब आप खा भी रहे हैं और आपको गुण भी नहीं कर रहा। चलिए, तो आज का हमारा ये जो लेक्चर था यहीं पे खत्म होता है। मिलेंगे अगले लेक्चर में कुछ नई कहानियों के साथ।